बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का चैप्टर स्टार्ट किया था। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के अर्थ उसके स्वरूप पे प्रकाश डाला था। आज इस वीडियो में हम उसके शेष बचे हुए भाग को कर रहे हैं। उसमें है प्रत्यक्षीकरणात्मक प्रतिरक्षा। प्रत्यक्षीकरण करते समय व्यक्ति कुछ उपस्थित वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देता है, वह उनको निग्लेक्ट करता है, जिससे उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। प्रत्यक्षीकरणात्मक रक्षा का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति को किसी उपस्थित वस्तु या व्यक्ति की चेतना नहीं हो पाती है। व्यक्ति ऐसी उपस्थित वस्तुओं या व्यक्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है जो उसके लिए असहनीय होते हैं। सैनफोर्ड ने 1961 में प्रत्यक्षीकरणात्मक के अर्थ को परिभाषित करते हुए लिखा है, वातावरण में उपस्थित असहनीय उत्तेजनाओं के प्रति प्रत्यक्षीकरण के दरवाजे बंद करने की प्रवृत्ति को प्रत्यक्षीकरणात्मक प्रतिरक्षा कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रत्यक्षीकरण की रक्षा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम उन उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं जो हमारे लिए दुखद होते हैं। अलग अलग प्रकार के वर्जित शब्दों के प्रत्यक्षीकरण से इसका प्रमाण मिलता है। हम ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं जिससे हमारे ईगो को ठेस पहुंचने की संभावना होती है। पोस्टमैन ने 1948 में पाया कि जब सब्जेक्ट को टेचिस्टोस्कोप द्वारा अलग अलग मूल्यों के शब्द दिखाए गए तो उन्होंने ऐसे शब्दों को नहीं देखा जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुकूल नहीं थे। यानी जो व्यक्ति के अनुकूल चीज है उसी पे उनका ध्यान गया। इसी तरह से लजारस तथा क्लियरी ने 1951 में अपने प्रयोग के आधार पर प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा की घटना का समर्थन किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 5 अभिघातजनक तथा 5 तटस्थ निरर्थक पदों का उपयोग किया। प्रयोग के समय 5 निरर्थक पदों को दिखलाते समय सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और शेष 5 निरर्थक पदों को टेचिस्टोस्कोप द्वारा दिखलाया और उन्हें पहचान कर बताने के लिए कहा गया। इस तरह की व्यवस्था एक्सपेरिमेंट में की गई। इसके साथ ही सब्जेक्ट की अवसीमा को भी मापा गया और अध्ययनों में देखा गया कि परियोजना ने इलेक्ट्रिक निरर्थक पदों की तुलना में तटस्थ पदों का रिकॉल अधिक किया। यह भी देखा गया कि तटस्थ पदों की अपेक्षा आघातजन्य पदों की स्थिति में सब्जेक्ट की अवसीमा अधिक थी। उसके बाद आता है ब्लम तथा बारबोर ने 1979 में प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा की घटना को प्रदर्शित करते हुए 3 नियंत्रण प्रयोग किए। इन तीनों प्रयोगों में उन्होंने निष्कर्ष के रूप में पाया कि तटस्थ उद्दीपनों की अपेक्षा चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपनों का प्रत्यक्षीकरण देर से होता है। मैकगिनिस ने 1949 में अपने प्रयोग में तटस्थ तथा संवेगात्मक वर्जित शब्दों को टेचिस्टोस्कोप के द्वारा दिखलाया और उनका रिकॉल लिया। परियोजना की गैल्वेनिक त्वक प्रतिक्रियाओं यानी GSR को भी मापा गया।
इस प्रयोग के आधार पर उनको कुछ परिणाम प्राप्त किए, जो इस प्रकार से आए। शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया करने या शब्दों की पहचान करने के पहले GSR घटित हुई। गैल्वेनिक प्रतिक्रिया घटित हुई। उसके बाद में तटस्थ शब्दों की तुलना में वर्जित शब्दों की पहचान अवसीमा अधिक पाई गई। तीसरा पॉइंट आता है, अल्प अनावरण की स्थिति में तटस्थ तथा वर्जित दोनों तरह के शब्दों में एरर उत्पन्न हुई, लेकिन तटस्थ शब्दों से उत्पन्न एरर प्रतिक्रियाएं संरचनात्मक रूप से मौलिक शब्दों के समान थी, जबकि वर्जित शब्दों से उत्पन्न त्रुटि प्रतिक्रियाएं संरचनात्मक रूप से मौलिक शब्दों से अलग थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्जित उद्दीपनों के प्रति प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा घटित हुई। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि प्रत्यक्षीकरण रक्षा पर व्यक्तित्व कारकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वसीम ने 2002 में अपने अध्ययन में प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा पर बुद्धि तथा संज्ञानात्मक शैली के प्रभावों को प्रत्यक्षीकरण रक्षा पर देखने के लिए 480 सब्जेक्टों पर एक प्रयोगशालीय प्रयोग किया और परिणाम के रूप में पाया कि मंद बुद्धि की अपेक्षा तीव्र बुद्धि के लोगों में प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा अधिक पाई जाती है। क्षेत्र स्वतंत्र व्यक्तियों की अपेक्षा क्षेत्र आश्रित व्यक्तियों में प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा अधिक पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रत्यक्षीकरणात्मक बलाघात। इसका अर्थ यह है कि वातावरण में उपस्थित कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों जिनसे हमारे ईगो को अधिक संतुष्टि मिलती है, उनका प्रत्यक्षीकरण तेजी के साथ किया जाता है। लिंडजे ने 1969 में लिखा है, किसी उत्तेजना के प्रत्यक्षीकरण के परसेप्चुअल और एस्टिमेशन को प्रत्यक्षीकरण का बलाघात या प्रत्यक्षीकरण का सुग्राहीकरण कहते हैं। उपस्थित वस्तु या व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण में एक ओर रक्षा प्रतिक्रिया घटित होती है तो दूसरी ओर बलाघात प्रक्रिया घटित होती है। इस संबंध में टास्फेल ने 1957 में अध्ययन किया और अपने अध्ययन में पाया कि उत्तेजनाओं की प्रकट भिन्नताओं में बलाघात होता है, जिसमें उत्तेजनाओं के भौतिक परिणामों में परिवर्तन तथा उनके प्रत्यक्षीकरण के मूल्य की वृद्धि में गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट आता है अवचेतन प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ यह है कि हम ऐसी उत्तेजनाओं का भी प्रत्यक्षीकरण होता है जिनका परिमाण या मूल्य चेतना के स्तर से नीचे हो। अवचेतन का अर्थ उत्तेजना अवसीमा से नीचे। इसलिए यदि किसी उत्तेजना का परिमाण निरपेक्ष अवसीमा अर्थात उत्तेजना अवसीमा से नीचे हो, फिर भी उसकी चेतना या बोध संभव हो, तो इसे अवचेतन प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। चैपलिन ने 1975 में अवचेतन प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है, अवचेतन प्रत्यक्षीकरण का अर्थ चेतन रूप से बोधगम्य नहीं होने वाली उत्तेजनाओं द्वारा प्रभावित होने वाली अवस्थाओं से है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी उत्तेजनाएं इतनी कमजोर होती हैं कि उनकी चेतना हमें नहीं हो पाती है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे व्यवहार और हमारी मनोवृत्तियों पर पड़ सकता है। इस प्रकार की उत्तेजनाओं को अवचेतन उत्तेजना तथा इनसे उत्पन्न प्रभावों को अवचेतन प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। कुछ परिस्थितियों में केवल एक या दो अवचेतन उत्तेजनाएं प्रभावहीन हो सकती हैं, लेकिन कई उत्तेजनाएं मिलकर प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं।
कई प्रयोगात्मक अध्ययनों से भी अवचेतन प्रत्यक्षीकरण का प्रमाण मिलता है। सीडिस ने 1898 में प्रयोग क्लासिकी प्रयोग माना जाता है। प्रयोजकों को कई ऐसे कार्ड दिखाए गए जिन पर नंबर या लेटर्स अंकित थे। कार्ड तथा प्रयोजक की दूरी इतनी अधिक थी कि वह नंबर्स या लेटर्स को पढ़ नहीं सकता था। जब उसे अनुमान से संख्याओं या अक्षरों को बताने के लिए कहा गया तो देखा गया कि उसे चांस से कम भूल की। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं उसने अवचेतन प्रत्यक्षीकरण का प्रदर्शन किया। हॉलिंगवर्थ ने 1913 में एक छात्र ने मूलर लायर आकार का व्यवहार किया। अलग अलग कार्ड पर दोनों समान लंबाई की रेखाओं को अंकित किया गया और अव्यवस्थित रूप से एरो या पंख का काम में लिया गया। रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, लेकिन एरो या पंख इतने अस्पष्ट थे कि सब्जेक्ट उन्हें देख नहीं पाता था। यह प्रयोग 20 सब्जेक्ट पर किया गया तथा प्रत्येक रेखा के लिए 50 ट्रायल लिए गए। बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछा गया कि कौन कौन सी रेखा बड़ी है। 20 सब्जेक्ट में से 17 सब्जेक्ट में म्यूलर लायर भ्रम देखा गया, यानी 85% परियोजना ने पंख रेखा को एरो रेखा से बड़ा समझा। इस एक्सपेरिमेंट से अवचेतन प्रत्यक्षीकरण का प्रमाण मिलता है। ब्रिट ने 1952 में कहा है, इस प्रकार हम अपने व्यवहारों में पारस्परिक परिमार्जनों से अवगत हुए बिना एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं।